नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। देश लॉकडाउन की स्थिति में है और ये तीसरा लॉकडाउन है। कोरोना महामारी से पूरा देश और पूरा विश्व परेशान है। उस दौरान सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं, उसके बाद अब बड़ी समस्या लॉकडाउन के ग्रेजुअल उठाने या रिलीज करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले कुछ समय से घर से भी पूरे देश के तमाम वर्ग, खासकर एमएसएमई सेक्टर्स में जुड़ी जितनी समस्याएं हैं या उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनके साथ बातचीत करते रहे हैं। आज हम इसी सेक्टर पर और साथ ही सरकार किस तरह से ग्रेजुअल प्रोसेस में इस लॉकडाउन को उठाने की तैयारी कर रही है या फिर जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां आने वाले समय में हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत नितिन जी आपका लोकसभा टीवी में। नमस्कार। अब तकरीबन माना जाए कि अगर ये तीसरा लॉकडाउन की अवधि भी अब धीमे धीमे खत्म हो रही है, पहला दर्शकों के लिए अगर आप ये बता पाएं कि इस दौरान सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, क्या ये मान के चलें क्योंकि धीमे धीमे ये लॉकडाउन उठेगा? जैसा कि अभी आपका एक स्टेटमेंट था कि हो सकता है कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी एक सर्टेन गाइडलाइंस के साथ खोल सकें। देखिए, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू है। कोरोना बहुत जल्दी थमेगा ऐसा लगता नहीं है। और ये केवल हमारे देश पर संकट नहीं है, पूरे विश्व में संकट है। जी बिल्कुल। और इसलिए हमें एक तरफ हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो कोरोना के इस साथ कैसे जीना, ये हमको इसमें सीखना होगा। एक तरफ लॉकडाउन भी होगा और दूसरी तरफ हमारा रोजमर्रा जीवन को भी हमको शुरू करना होगा। और सरकार ने यही निर्णय किया है। विशेष रूप से 3 बातों की आवश्यकता है जो सरकार ने बार बार सबको बताई है। पहली बात यह है कि हम लोग मास्क लगा कर चले जी। घर के बाहर निकले, ऑफिस में जाए तो मास्क लगाए। दूसरी बात, जाते आते हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें। अब इसके साथ साथ अभी रेलवे ट्रेन हमने इमरजेंसी के रूप में छुड़ाई, कुछ जो छोड़ी है, उसमें भी हमने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है। अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ एमआईडीसी में कामगार काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री भी चालू हो गई। क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चालू होगी तो कामगारों का स्थलांतर होगा, माइग्रेशन होगा और माइग्रेंट लेबर की भी समस्या बड़ी है। तो आखिर उनको यहाँ रोजगार उनका मिलना ये सबसे आवश्यक है, नहीं तो काफी समस्याएं खड़ी होती है। और अगर वो एक समय लोग अगर इकट्ठा होंगे और उससे कोरोना का संक्रमण हुआ तो वो भी समस्या है। तो दोनों के बीच में सरकार ने धीरे धीरे जो निर्णय किया है उससे हमको कैसे जीवन जीना होगा, इसके बारे में हम लोग उसको समझे और उसके अनुसार चले, यही आज की स्थिति है। मुझे लगता है कि कोरोना की वॉर के साथ ये जो वॉर चल रही है ये हम जीतेंगे। और जैसे गोवा और अरुणाचल प्रदेश, 2 प्रदेशों में कोरोना के रुग्णों की संख्या 0 है। जी, लगभग वहां अभी समाप्त हुआ। धीरे धीरे ये स्थिति पूरे देश में आने की इंतजार हमको करना पड़ेगा। तब तक संभल कर चलना होगा। और जो भी जहां भी लक्षण दिखते हैं कि जहां ऐसा लगता है कि कोरोना है, उनको तुरंत उनका संक्रमण और किसी के साथ ना हो, वो तुरंत हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना और ये गति से इसको रोकना होगा। और ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और आज की वर्तमान स्थिति में पूरे विश्व में इसी प्रकार से काम शुरू है, हमको भी इसी प्रकार से जाना होगा। लेकिन सर, आपको लगता है क्योंकि अब अगर आप एक सर्टेन गाइडलाइंस के जरिए अगर ये लिफ्ट खोल रहे हैं, ये लॉकडाउन उठेगा, आपने एमएसएमई सेक्टर की बात भी मैं आपसे करूंगा कि उसमें क्या कुछ सरकार की योजना है, लेकिन इस दौरान तमाम राज्य जो लेबर है उनको वापस लाने के लिए कुछ ट्रेन चला रहे हैं, कुछ बस चला रहे हैं। उधर सरकार कह रही है कि हम धीमे धीमे कुछ छोटे उद्योगों को खोलेंगे। तो फिर लेबर अगर घर चली जाएगी तो फिर कैसे काम होगा? और क्या इस दौरान ये काम थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरे राज्यों में जो एमएसएमई है और इंडस्ट्री है वो पूरे माइग्रेंट लेबर पर चलती है, ये सच नहीं है। उसमें से कुछ प्रमाण है जी। और दूसरी बात देखिए, ये लोग अपने गांव और राज्यों को छोड़कर अगर आए हैं तो रोजगार के लिए आए हैं।
उनके गांव वापस जाने के बाद उनको रोजी रोटी के लिए क्या वो प्रश्न 15 दिन 10 दिन सरकार मदद करेगी जी। और आखिर वहां समस्या कैसे सुलझाएंगे? आखिर रोजगार बहाल करना यही उसका उपाय है। और इसलिए जब घोषणा हुई इंडस्ट्री चालू होने की, तो जाने का जो मनोदय कुछ लोगों का था उन्होंने बदलकर फिर से रुके और अभी फैक्ट्री जाना शुरू किया है। धीरे धीरे फैक्ट्री में लोग जा रहे हैं, कुछ काम शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे का ट्रैफिक 65 से 70% तक आया है। दूसरी ओर हमारे पोर्ट्स पूरी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इसी प्रकार से धीरे धीरे सब काम शुरू होंगे और उसी के साथ कोरोना के साथ की हमारी लड़ाई भी हम जीतेंगे। इसी प्रकार से जाना होगा। एक चीज और कि आप जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटा उद्योग है, जिसकी ग्रोथ लगभग मतलब इकोनॉमी में तकरीबन 29% होती है, बड़ा बड़ा एम्प्लॉय जनरेट करता है। आपने ये एक स्टेटमेंट अभी आपका आया था कि कुछ ही तरह का एक इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कई दफे पेमेंट फंसती है, पेमेंट रुकती है, तो प्रॉब्लम होती है। सरकार क्या इस दौरान इस सेक्टर को रिवाइव या मतलब थोड़ा स्टिमुलस करने के लिए कुछ सोच रही है, कुछ उम्मीद की जा सकती है? एमएसएमई सेक्टर इस समय बहुत तकलीफ में है जी। और स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे लोग हैं और इसलिए इसके साथ खड़े रहना ये सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार पूरी ताकत से खड़ी है। जो जो निर्णय करने हैं वो सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे। प्रधानमंत्री जी ने पहला 1,80,000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया है जी। हमारे यहाँ मार्च तक जो एमएसएमई थी उसको रिस्ट्रक्चर करने के बारे में निर्णय हुआ था। उसमें करीब 6 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर हुआ। अब मुदत हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर होगा। इसके साथ हमने 3 महीने के लिए डिफर पेमेंट दिया है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कार हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, सब प्रकार के लोन और टैक्सेस के लिए उसको डिफर पेमेंट मिला हुआ है। और उसके साथ साथ जीएसटी और इनकम टैक्स में जो रिफंड है जो एमएसएमईज के वो तो देने के बारे में 5 लाख तक तुरंत देने के बारे में निर्णय हुआ है। ये वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ाने की बात की गई है और मुझे लगता है बहुत से निर्णय भी किए हैं पर और भी कर रहे हैं और आवश्यकता है अलग अलग एसोसिएशन के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है तो उनके तरफ से जो भी बातें और सुझाव आते हैं जो जो उनकी अड़चनें सामने आती है उसके ऊपर हमारे विभाग के स्तर पर भी हम लोग विचार करते हैं और जो हमारे स्तर पर होने लायक होता है वो काम करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद में जो भी ऐसी बातें होती है वो हम लोग फिर वित्त मंत्री की तरफ उसकी सिफारिश भी करते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ करते हैं। पर ये जो आर्थिक निर्णय जो करने हैं उसका निर्णय उच्च स्तरीय होगा जी और जल्दी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या आप इस लॉकडाउन में ऐसी इनकी एसोसिएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे उनका फीडबैक या उनकी डिमांड या उनकी परेशानियों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी तक 15-20 दिन में करीब 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूँ। ये एसोसिएशन के लोग जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3.5 करोड़ लोग आप वेबिनार के थ्रू मतलब ऑनलाइन पहुंचे हैं उनके जिन्होंने मुझे देखा, जिनसे चर्चा हो रही थी वो देखी थी, जो संख्या आई है वो है। और मुझे एक बात ध्यान में है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों में निगेटिविटी थी, निराशा थी, फ्रस्ट्रेशन था और मैं पहला काम यही करता हूँ कि पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी आने के बाद वो किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस उनमें निर्माण हो और हम इस समस्या पर मात करेंगे, हम जीतेंगे, इस प्रकार का आत्मविश्वास निर्माण करने की आवश्यकता है। और हमने लगातार ये कोशिश की है कि इस प्रकार का आत्मविश्वास भी निर्माण हो। तो अब धीरे धीरे मानसिक स्थिति जो है लोगों की वो किसी प्रकार से निराशा की ओर न जाए। हम अपने रूटीन प्रोग्राम इस प्रकार से बनाए कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़े जी। और आत्मविश्वास के साथ हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और हम आगे जाएंगे। इस प्रकार का एक विश्वास निर्माण करने की आवश्यकता है। और अलग अलग लोगों से बात करते समय जब निराशा थी तो उन लोगों को मेरे तरफ से जो भी हो सकता था जी। मैंने उनको आत्मविश्वास देकर पॉजिटिविटी खड़ी हो इसका कोशिश करके उनसे बातचीत की। एक बात जरूर है कि किसी को जब दुख होता है, दर्द होता है, निराशा आती है तब बातचीत होने से उसको थोड़ा सा विश्वास मिलता है, वो उससे बाहर निकलता है। तो वो प्रयास करके मैं कर रहा हूँ। कठिन तो स्थितियां है, समस्या तो गंभीर है। और दूसरी एक बात आप ये भी समझ लो कि आखिर सरकार एक एंटिटी है, राज्य सरकार एक एंटिटी है, रिजर्व बैंक भी एक एंटिटी है और एमएसएमई और मजदूर भी एक एंटिटी है।
आखिर हमको सबको साथ में ले जाना पड़ेगा। अभी कुछ राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी कि उनके पास अगले महीने पगार देने के लिए पैसे नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। बैंकों की स्थिति बहुत चैलेंजिंग है और ऐसे स्थिति में सभी लोग अड़चन में हैं। तो हम सबको हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा। जैसे अटल जी की वो कविता थी ना, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जी, जी, जी। उसी प्रकार से सबको चलना होगा, सबको प्रोटेक्ट करना होगा और हमारे में से कोई उसमें से ऐसा ना हो जाए कि जो कहीं ना कहीं गिर जाए। हम सबको संभाल कर इस समस्या पर मात करके, संकट पर मात करके हमको आगे जाना है। आखिर बैंकों को भी टिकाना है, हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एमएसएमई, लेबर, सबकी चिंता करनी है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सबके सोचते हुए हमको सबको प्रोटेक्ट करते हुए इस पे मात करके आगे जाना है। यही स्पिरिट निर्माण करना होगा। सर, दो सवाल, एक तो आपका स्टेटमेंट से था, लेकिन एक आपसे शायद इंटरेक्शन के बाद कुछ जो छोटे उद्योग हैं एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए, उनका कहना ये था कि सरकार ने अभी बड़े सिटीज़ के जितने भी इंडस्ट्री थी उनको रिलैक्सेशन दिया है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के मतलब उद्योग हैं उस पर अभी रिलैक्सेशन नहीं आया है और शायद उधर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, जो बड़े शहर है जी, वहाँ की समस्या गंभीर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं नागपुर में अभी हूँ जी, नागपुर लोकसभा का सदस्य हूँ। तो अब नागपुर में 6 ग्रामीण विधानसभा है और 6 शहरी है। तो ग्रामीण विधानसभा में कोरोना का परिणाम लगभग नहीं के बराबर है जी। और जो शहर में है वो 4 विधानसभा में नहीं है, केवल 2 ही विधानसभा में है। और 2 विधानसभा में जहाँ कम से कम एक 9-10 प्रभाग है, उसमें से 2 प्रभाग और एक जगह तीसरे प्रभाग में परिणाम ज्यादा है। तो 3 प्रभागों के लिए पूरे विधानसभा को भी पूरा लॉकडाउन करना ठीक नहीं है। तो जो ऐसे इस प्रकार से जो एरिया है वो कंसंट्रेट करके वहां ध्यान दिया जा रहा है और धीरे धीरे जहां ऐसी स्थिति नहीं है वहां अलग अलग प्रकार से लोगों को रिलैक्सेशन कैसे दिया जाए, इस प्रकार का प्रयास है और जिलाधिकारी को इसके अधिकार मिले हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिलाधिकारी के लेवल पर इसके बारे में वो भी इस प्रकार की बातों में किस प्रकार से मार्ग निकालना ये कोशिश करके निर्णय कर रहे हैं। मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस में रिपोर्ट आने के बाद वहां पर भी ये सुविधा दी जाएगी, मतलब धीमे धीमे रिलैक्सेशन वहां पे आएगा। अच्छा, सब जगह हो रहा है ऑलरेडी। एक सवाल और कि जी जी एक सवाल और था सर कि इस निराशा में कुछ उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि विश्व स्तर पर चूंकि अब चीन से बहुत सी कंपनियां जा रही हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट चीन के प्रति हुआ है, एक नाराजगी उधर है, लिहाजा एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आपने भी इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था। क्या सरकार ऐसी कंपनियों को हिंदुस्तान में कुछ मतलब जिसे कह सकते हैं आकर्षित करने के लिए कुछ पैकेज, कुछ इंसेंटिव देने की सोच रही है कि ऐसी कंपनी हिंदुस्तान आ जाएं? देखिए, ये समस्या भी है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। इस आपत्ति का रूपांतर इष्टापत्ति में हो सकता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problems. Okay. तो मुझे लगता है कि ये सब जो स्थितियां है इसमें मुझे लगता है कि अभी जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो जापानी उद्योग है, जापान के लोगों ने खोले हुए चीन में और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो आउट ऑफ चीन अगर निकलना चाहते तो उसके लिए बड़ा पैकेज उन्होंने जाहिर किया। अमेरिका में भी यही स्थिति है और पूरे विश्व में इस समय चीन के प्रति बहुत नाराजगी है, हेट्रेट है। जी जी। चीन के साथ आर्थिक व्यवहार करने की स्थिति में कोई नहीं है और ऐसे स्थिति में स्किल्ड मैन पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और एक प्रकार से उस कीमत को मैच करके अच्छी क्वालिटी देने का स्किल्ड मैन लेबर और टैलेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट भारत में है और इसलिए भारत इस सिचुएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ले सकता है। हमने हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है कि हमारे एमएसएमई क्षेत्र में किस प्रकार से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ साथ नए इंडस्ट्रियल एरिया में नई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कैसे खोले और वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिले और ये इन्वेस्टमेंट आने के बारे में निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो। 3 महीने के अंदर उनको सब प्रकार की परमिशन मिले, लैंड मिले और बड़े प्रमाण पर ये इंडस्ट्री आए, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और इसके कारण हमारे देश के ग्रोथ में फायदा होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी
हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हम लोग इस समस्या से, ये मैंने कहा कि आपत्ति का रूपांतर इष्टापत्ति में कर सकेंगे। तो हमने जिद्दत के साथ इसके पीछे लगना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हम अभी हमारे एमएसएमई के सेक्टर में मैंने 2 बातें सुझाव दी है कि जो अच्छी एमएसएमई है, एक्सपोर्ट करने वाली है, वो अपग्रेड करे टेक्नोलॉजी को, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी लाए। और दूसरी बात, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। तो इस समय देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना, और ये जो ग्रामीण कृषि और हमारे आदिवासी वनवासी विभाग का जो क्षेत्र है, जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां अगर मैक्सिमम ये इंडस्ट्री जा सकती है तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक इसलिए मैं इसको दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि ये आइडिया है, मतलब आइडिएशन के लेवल पर आपका नाम लिया जाता है, लेकिन जब चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था तब भी कुछ कंपनीज ने मूव किया था, और तब भी एक कहा गया था कि संभवतः हिंदुस्तान एक प्लेस हो सकता है, लेकिन तब बहुत सी कंपनी नहीं आई थी, तब बहुत सी कंपनी वियतनाम चली गई थी, इंडोनेशिया चली गई थी। तो इस बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। उस दौरान आपको लगता है कि कुछ और किए जाने की जरूरत है? देखिए, आप एक सेक्टर को देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस समय वर्ल्ड के सब बेस्ट ब्रांड आज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इस समय वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल की आप देखिए, कभी जर्मनी में है, जापान में है, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री खड़ी हुई थी। आज जर्मनी की और जापान के लोगों के लिए जो एंसिलरी है ऑटोमोबाइल की, वो भी हिंदुस्तान में है। अगर अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी भी ला रहे ताकि स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम सस्ते में मिले, ताकि हमारी रिसाइकलिंग हो, तो मुझे क्या लगता है एक दूसरे को पूरक होता है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहां उपलब्ध होती वहीं इंडस्ट्री जाती है। फिर इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके साथ एटमॉस्फेयर चाहिए डेवलपमेंट का, और कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, वाटर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट कंपैरेटिवली काफी कम है, और उसी के कारण कैपिटल कॉस्ट हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्याज का दर जो है वो 11%, 10% है। तो अनेक यूरोपियन देशों में वो 1 और 2% है, क्योंकि डॉलर में काफी कम है। तो कोरिया में, साउथ कोरिया में तो ऐसा है कि बहुत ही कम है, जापान में 1% से कम है। तो नेचुरली कुछ फायदा कुछ नुकसान है। और मार्केट जो है, सबसे बड़ा मार्केट उपलब्ध है चाइना के बाद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। तो ये स्वाभाविक रूप से ये डेस्टिनी बनती है, और हमने इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमने भी कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों की अड़चन क्या है, समस्या क्या है, उनको कैसे कंफर्ट्स मिलेंगे ताकि वो हमारे देश में आ सकते हैं। और इसलिए सभी राज्य सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और उसके आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ निश्चित रूप से ये इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और हमारी देश की इकोनॉमी मजबूत हो। ओके, एक सवाल और कि क्या आपको लगता है कि चूंकि कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इकोनॉमी का स्वरूप भी शायद बदलेगा, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट अगर चाइना के प्रति है तो फिर देश अब जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं खासकर, उसको भी अब नाप तोल के करेंगे। क्या आपको लगता है उसका असर इनवेरिएबली कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर आएगा, या फिर आपको लगता है कि वैसा का वैसा ही रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक स्थितियां है उसमें हमको राजनीति को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इकोनॉमिक नीतियों को उससे अलग रखना चाहिए, और जो भी कोई है, कोई ना कोई भी, अपन रीजन वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम लोग सिचुएशन का एडवांटेज तो लेते ही है ना। जैसे आप दिल्ली में है जी, तो दिल्ली में आपका स्टूडियो है, आप सब है, इसका एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो नेचुरल केस में जो एडवांटेज है उसको लेकर हमारे उत्पादन को बढ़ाकर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाकर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करते हुए, हम लोग अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग कैसे विश्व में हम आगे जाए, ये हमको सोचना है। ज्यादा इसकी विवाद, चर्चा, चाइना के बारे में कुछ कहना, ये सब इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है केवल जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो आर्थिक है, और आर्थिक अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। बाकी फिर हम दुनिया भर की 10 बातें में इन्वॉल्व हो जाएगी तो नेचुरली क्या होगा कि मेन सब्जेक्ट छूट जाएगा और बाकी विवाद खड़े होंगे, उसमें कारण न होते हुए उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हम फोकस करें हमको कि हम लोग ये इकोनॉमिक एडवांटेज क्या ले सकते वो ले, और वो लेने की कोशिश करें। हर देश कर पाए, इसमें कोई गलती नहीं है।
जैसे एक प्रोडक्ट चाइना में बनता है, हमारे यहाँ बनता है। जी, जी। अगर हमारी 10 रुपए कीमत है तो चाइना 9 रुपए करता है। तो ये तो चलता ही है और ये चलने वाला ही है। कंपटीशन होगी। हमारे यहाँ दुकान में हम जाते हैं तो जिसमें सस्ता और अच्छा मिलेगा वही से माल खरीदते हैं। बिल्कुल, तो इट इज बट नेचुरल। ओके। एक आपने कहा कि जो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोलने की कोशिश हो सकती है विद सर्टेन गाइडलाइंस, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो कंटेजियन वाली डिजीज है कोरोना वो फैलेगी। जैसा कल हुआ कि कल जब कुछ और 2 दिन में खासकर कुछ जगहों पर खोला तो उसकी कई मिसयूज की खबर भी आई थी कि लोग पहुंच जाते हैं, अक्सर भीड़ भाड़ फिर जुट जाती है, तो इसको लेकर लोगों की चिंता भी है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब हमको ऐसी पद्धति को विकसित करना होगा कि जो कोरोना से संक्रमण से बचाए और हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी हम नियमित करें। अभी जैसे उदाहरण के लिए रेलवे जा रही है तो अब क्या टेक्नोलॉजी बदली है। समझो पूना से दिल्ली रेलवे जा रही है जी, तो हम सब लोगों के एप्लीकेशन कलेक्टर के पास बुलाते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर जो जहाँ जाते हैं वहां के कलेक्टर का पत्र मिलता है, फिर वहां जाकर उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। एक प्रकार से हमने एक सिस्टम बनाई है और इसमें निश्चित रूप से हम इस बातों को कंट्रोल कर पाए। 2 बातों की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक, कोरोना के ऊपर कोई वैक्सीन अभी तक प्रूवन मिला नहीं है, प्रयोग चल रहे हैं जी, और वो वैक्सीन तुरंत मिलना ये बहुत आवश्यक है। अगर एक बार हमारे देश में सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया तो कोरोना ही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई। तो अभी तक वो नहीं मिला है। और दूसरी बात जो है कि कोरोना जिसको हुआ है उसका टेस्टिंग आसानी से हो जाना। कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं। अभी हम लोग ने वो छोटे छोटे थर्मामीटर जैसे निकाले, थर्मामीटर नहीं है पर हम लोग सर पर लाइट मारते हैं तो कौन सा आता है, टेम्परेचर कितना है। तो एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर जाने के पहले अब ये सब बातों के बारे में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनानी पड़ेगी और उसी से जाना होगा ताकि कोई भी इसमें संक्रमण ना हो। बहुत सी इसमें अड़चने भी है, इतना आसान काम नहीं है। फिर भी सरकार ने अभी रेलवे छोड़ी है, होम मिनिस्ट्री ने स्पेशल ऑर्डर निकाला और कुछ लोगों की व्यवस्था करके देखो लोग पैदल जाने लगे। आखिर उससे भी एक समस्या थी। तो ये क्या है कि जो जो समस्या खड़ी है उन समस्याओं के अनुसार सोच कर कुछ निर्णय करने होंगे और मुझे लगता है कि वो करने के सिवा आज कोई स्थिति नहीं है। एक आखिरी सवाल कि कुछ जो अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएशन का एक बड़ा ड्राइव चल रहा है, लेकिन उनको वापस भी लाने की सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक डेंजरस मूव भी हो सकता है। तो एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग जैसी स्थिति हो जाती है सरकार के लिए कि करे या ना करे। आपको लगता है कि इसमें भी कुछ अपने खतरे भी हैं और थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है सरकार की? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस पर सचिवों की करीब 7-8 कमेटियां भी बनाई है और हर विषय का अध्ययन होता है, चिंतन होता है और फिर उच्च स्तरीय चर्चा होने के बाद उसका निर्णय होता है। हम लोगों को अनेक राज्यों की जिम्मेदारी दी है, वहां की परिस्थिति का फीडबैक हम भी भेजते हैं और फिर उसके बाद इसका निर्णय होता है। ये निर्णय उच्च स्तरीय इसमें होगा, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स करना उचित नहीं समझता। पर मैं ये आपको इतना ही कहूंगा कि सबको लॉकडाउन करना और अनेक दिनों तक करना ये भी ऑप्शन नहीं है। पूरा ओपन करना इससे भी नुकसान है। तो धीरे धीरे हमको इस कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति में हम कैसे जीवन जिए, एक तरफ कोरोना के संक्रमण को भी रोके और दूसरी ओर हमारे रोजमर्रा जीवन की पद्धति को भी हम लोग किस प्रकार से चले, इसको हमको सीखना होगा और इसके बीच में से हमको मार्ग निकालना होगा। आज तो यही है क्योंकि परिस्थिति भी गंभीर है, चुनौती भी है और इसलिए मुझे लगता है कि इन सब बातों का विचार करके उस लेवल पर इसके उचित निर्णय होंगे। प्रधानमंत्री भी कोई भी निर्णय करने के पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं और उसके बाद ही ऐसे निर्णय हो पाएंगे। हालांकि ये पूछना तो अभी जल्दबाजी होगी सर, लेकिन क्या इसका जो ग्रोथ होती है, टोटल जीडीपी ग्रोथ, आने वाले सालों में इसका बड़ा एक बर्डन तो रहेगा इकोनॉमी पर, क्योंकि जितना लंबा लॉकडाउन होगा उतना भार अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखिए, संकट तो है और निश्चित रूप से परिणाम भी हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग मिलकर एक पॉजिटिविटी को जगाए, आत्मविश्वास को जगाए, निराशा, फ्रस्ट्रेशन दूर करने में मदद करें और हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, या जैसे अटल जी की वो कविता थी, कदम से कदम मिलाना होगा और चलना होगा। इस प्रकार का भाव, आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी
और हम विजयी होंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति निर्माण करना ये मीडिया से लेकर नेताओं से लेकर सबका काम है। और मुझे लगता है इस समय समाज में लोग फ्रस्ट्रेट और निराश है, उनको आत्मविश्वास देकर हम आगे जीतेंगे और काम को लगाकर उनको आगे ले जाना यही आवश्यकता है। और आपने भी इसी प्रकार से आप सब लोग भी सोच रहे हैं और मुझे लगता है यही मार्ग है कि जिसमें से हम आगे जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपकी पॉजिटिव बातें, आपकी सकारात्मक सोच मतलब लोगों तक पहुंचे, ये हमारी भी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा टीवी से बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू। तो नितिन गडकरी जिनका मानना है कि अभी सकारात्मक सोच है क्योंकि संकट का समय तो है, लेकिन कुछ सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन प्रोसीजर जो कि सरकार ने कहा है, उन गाइडलाइंस के जरिए अब अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भी है और साथ ही लॉकडाउन को धीमे धीमे कुछ गाइडलाइंस के साथ खोले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अंदर बंद हैं, इंडस्ट्री बंद है, इसका नुकसान भी हो रहा है और इसको खोले जाने की ज़रूरत है, जैसा उन्होंने अपनी बातचीत में कहा। इस खास बातचीत में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।